इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है सीओ नाम की एक मरीन बायोलॉजिस्ट को दिखाते हुए, जिसे कि गहरे समुद्र में रहने वाले अजीब तरीके के जानवरों के बारे में पता करना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था। सीओ तो हर समय ट्राई करते रहती कि वो अलग अलग समुद्र के जीवों के बारे में पता लगा सके, और वो तो एक प्राइवेट रिसर्च कंपनी में काम भी किया करती थी। अब यहाँ सीओ को इनवाइट किया जाता है उस कंपनी की ऑफिशियल पार्टी में, लेकिन सीओ का इन सारी चीजों में कोई भी मन नहीं था। उसे किसी भी तरीके से अपना रिसर्च कंप्लीट करना है और साथ ही साथ उसे दुनिया का सबसे बड़ा मरीन बायोलॉजिस्ट बनना था। अब इन सारी चीजों में टाइम वेस्ट करने के बजाय सीओ ने एक हफ्ते की छुट्टी ले ली और अरेंज करने लगी एक हफ्ते के लिए सी ट्रिप, जिसमें कि वो कुछ लोगों के साथ एक बोट पर जाएगी अपनी रिसर्च कंप्लीट करने के लिए। वो तो ऐसी ऐसी जगह पर ट्रेवल करने वाली थी जहां आज तक कोई नहीं गया होगा। अब उस छोटी सी बोट के अंदर एक कैप्टन होता है जिसकी वाइफ का नाम फ्रेया था। वहां पर तो ओमिड नाम का एक इंजीनियर भी होता है। सीओ तो अपने कुछ फ्रेंड्स को भी इस सफर पर लेकर जा रही थी। अब देखते ही देखते सारी तैयारी करने के बाद उनका ये सफर शुरू हो जाता है। सीओ तो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी कि उसे समुद्र के अंदर कौन से जीव मिलेंगे जिसके ऊपर रिसर्च करके वो काफी महान बन जाएगी। अब यहाँ ओमिड अपने एक साथी के साथ शिप के इंजन में काम कर रहा था। वो दोनों तो शुरुआत से ही अपना हर मिशन साथ में ही किया करते थे। अब थोड़ी ही देर में वहाँ पर शिप का कैप्टन आ जाता है, जिससे कि ओमिड कह रहा था कि हमारी पिछली सैलरी भी तुम जल्द से जल्द क्लियर कर दो। कैप्टन थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसके पास भी पैसे बहुत कम थे, लेकिन उसने ओमिड और उसके साथी को इस बार पैसे जरूर देने का वादा कर दिया। पर फिलहाल के लिए उन्हें ये मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट करना होगा। अब सीओ और उसका फ्रेंड जब अंदर जाते हैं तब उन्हें पता चला कि शिप के अंदर तो सिर्फ 3 ही बेड हैं। आखिरकार इतने सारे लोग सिर्फ 3 बेड पर कैसे सोएंगे? यही बात सीओ के दिमाग में घूम रही थी। तब जाकर सीओ का फ्रेंड उसे बताता है कि हम सभी लोग बारी बारी सोएंगे, यानी पहले 3 लोग 3 घंटे के लिए सोएंगे और फिर बाकी 3 सोएंगे। इस तरीके से शिफ्ट में काम करने से हम बोट पर भी ध्यान दे पाएंगे और आराम भी कर पाएंगे। लेकिन सीओ का मानना था कि इतने कम घंटों तक आराम करने के बाद तो हमारी बॉडी बीमार पड़ जाएगी। बट अब कंडीशंस ऐसे बन गए थे कि उन सभी को इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। सीओ भी अब बहुत ज्यादा सोचने के बाद इस बात के लिए मान जाती है। अब हमें कैप्टन और उसकी वाइफ फ्रेया को दिखाया गया जो मैप पर कुछ डिस्कशन कर रहे थे। फ्रेया तो कैप्टन से कहती है कि सीओ तो हमें उस जगह पर जाने के लिए कह रही है और वो तो रेस्ट्रिक्टेड जोन है जहाँ पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं। लेकिन कैप्टन अपनी वाइफ फ्रेया से कह रहा था कि हम इन सारी चीजों के लिए सीओ से काफी पैसे चार्ज कर सकते हैं, इसीलिए हमें इन सारी चीजों में इंटरफेयर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। फ्रेया भी अब अपने हस्बैंड की बातों में आ जाती है और वो ये प्लान को डन करती है। अब सभी लोग डिनर करने के लिए एक साथ बैठ गए थे और वो काफी मजे भी कर रहे थे, लेकिन सीओ का मन इन सारी चीजों में पता नहीं क्यों लग ही नहीं रहा होता। इसीलिए वो सीधा डिनर करने के बाद शिप के एकदम टॉप वाले हिस्से पर चली गई थी जहाँ पर वो कुछ रिसर्च कर रही होती है। सीओ तो समुद्र के बहुत ही अच्छे व्यू को देख रही थी जिसके लिए वो यहाँ पर आई हुई होती है। अब थोड़ी देर में वहाँ कैप्टन की वाइफ फ्रेया आ जाती है जो कि सीओ के साथ बैठकर कुछ बातें करने लगी थी। दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें शेयर करते हैं और काफी कंफर्टेबल भी हो जाते हैं। तब जाकर फ्रेया ने सीओ को एक कहानी बताई जो कई सालों से चलती आ रही है। दरअसल कई हजार साल पहले इसी तरीके से एक शिप के ऊपर एक आदमी और एक औरत ट्रेवल कर रहे थे। वो दोनों तो एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन समुद्र में आए हुए तूफान के कारण उसका मेल पार्टनर कहीं पानी में खो गया। वो फीमेल पार्टनर तो अपने साथी को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, पर अफसोस की बात ये थी कि वो इन सारी चीजों में नाकामयाब हो गई। कोई भी रास्ता ना मिलने के कारण अब उस फीमेल पार्टनर ने हार मानकर समुद्र को ही उसके हवाले कर दिया होता है, यानी कि वो अपने पार्टनर को ढूंढने के लिए ही समुद्र के अंदर मिल गई। फ्रेया ने तो ये भी कहा कि समुद्र के अंदर जो ये चमकीली चीजें मौजूद होती हैं वो उस लेडी के बाल हैं, और माना जाता है कि आज तक वो औरत समुद्र के अंदर जिंदा है। पर यहाँ सीओ तो एक वैज्ञानिक थी और वो इन सारी बीतू की बातों पर भरोसा ही नहीं करती, इसीलिए उसने सीधा फ्रेया की बातों को नजरअंदाज कर दिया। अब इसी तरीके से बातें करते हुए सुबह हो जाती है, जिसके बाद शिप पर मौजूद सभी लोग अपने अपने काम पर लग गए थे। थोड़ी देर में ही उन सभी को बहुत सारी व्हेल्स दिखाई देती हैं जो कि उनकी शिप के पास से गुजर रही थी। सभी लोग इतने अच्छे व्यू को देखकर एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन सीओ नहीं समझ पा रही थी कि आखिर इतनी सारी व्हेल्स हमारे शिप के पास क्या कर रही हैं, क्योंकि व्हेल्स को नॉर्मली अकेले रहना पसंद है जहाँ पर ज्यादा शोरगुल ना हो। अगर वो इस तरीके का बिहेव कर रहे हैं तो जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ हो सकती है। ओमिड जो कि शिप का इंजीनियर था, उसके दोस्त ने बताया कि 1 माइल के अंदर कई सारी व्हेल्स मौजूद हैं और थोड़ी ही देर में उनकी शिप किसी अनजान चीज से टकरा जाती है, जिससे कि उनकी स्पीड स्लो हो गई थी। किसी को नहीं समझता कि आखिर पानी की इतनी ऊपरी वाली सतह पर कौन सी चट्टान आ गई, पर अब उन सभी को बहुत ही सावधानी से काम लेना पड़ेगा क्योंकि अब वो सब समुद्र के बीचों बीच आ चुके हैं। यहाँ से अगर उनकी बोट में जरा से भी छेद हुआ तो वो सब मारे जाएंगे। ओमिड सीओ को कुछ दिखाना चाहता था, इसीलिए वो शिप के बेसमेंट में बुलाता है।
सीओ ने देखा कि शिप के एकदम कोने पर कुछ अजीब टाइप के लिक्विड सब्सटेंस मौजूद है। ये ग्रीन कलर के सब्सटेंस काफी ज्यादा अजीब लग रहे थे, इसीलिए सीओ ने उसका एक सैंपल ले लिया जिसके ऊपर वो थोड़ी सी रिसर्च कर सके। फ्रेया और उसके हस्बैंड ने जब मैप पर चेक किया तब उन्हें पता चला कि उनकी स्पेसशिप तो अब एक्सक्लूसिव जोन में आ चुकी है। ये वही रेस्ट्रिक्टेड जोन था जहाँ पर किसी भी बोट का आना बिल्कुल भी मना होता है, लेकिन पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज था कि वो अपनी बोट को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे। अब लगातार उसी रेस्ट्रिक्टेड जोन में जाते समय उनकी बोट एक जगह पर फंस जाती है जो आगे ही नहीं बढ़ पा रही थी। बहुत कोशिश करने के बाद भी उनकी बोट हिल नहीं पाती और अब वो सभी लोग थोड़ा सा डर गए थे कि आखिर उनकी बोट को हो क्या गया है। उन्हें अब पानी के अंदर जाकर चेक करना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी चीज है जो उनकी बोट को पकड़ ले रही है। उन सभी में से सीओ के पास से डाइविंग सूट होता है और उसे बहुत ही अच्छी तरीके से डाइविंग आती थी, इसीलिए अब कोई और ऑप्शन ना बचने के कारण सीओ को ही कॉस्ट्यूम पहनकर पानी के अंदर जाना पड़ता है। वो बिना कंप्लेन किए पूरा कॉस्ट्यूम पहन लेती है और तुरंत ही पानी के अंदर कूद जाती है। शिप के नीचे की तरफ जाते ही उसने अचानक कुछ अजीब सी चीजें शिप की बॉडी से जुड़ी हुई देखी। ये तो बहुत ही बड़े बड़े टेंटिकल्स लग रहे थे जो ग्लो कर रहे होते हैं। सीओ की नजर जब नीचे की तरफ गई तब वो बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है, क्योंकि ये बड़े बड़े और खतरनाक टेंटिकल्स किसी अनजान जीव के थे जो कि पानी के अंदर मौजूद होता है। सीओ तुरंत ही तैरते हुए शिप के ऊपर चली गई थी। उसने अपने सारे टीम मेंबर्स को बताया कि नीचे तो कोई अजीब तरीके का टेंटिकल वाला जीव मौजूद है जो शायद इस जोन में ही पाया जाता था और उसने अपने बड़े बड़े टेंटिकल्स की मदद से हमारे शिप को पकड़ रखा है। कैप्टन ने जब ये बात सुनी तो वो थोड़ा सा खुश हो जाता है, क्योंकि अगर वो सब किसी भी तरीके से इस क्रिएचर को पकड़ने में कामयाब हो गए तो उन्हें इसके बदले काफी सारे पैसे मिल सकते थे। इसीलिए कैप्टन ने डिसाइड किया कि वो किसी भी तरीके से इस क्रिएचर को पकड़ेंगे। वो तो टेंटिकल्स देखकर समझ रहे थे कि ये किसी ऑक्टोपस की एक प्रजाति हो सकती है। कैप्टन के कहने पर सभी लोग जाल नीचे फेंक देते हैं उस ऑक्टोपस को पकड़ने के लिए, लेकिन उस टेंटिकल वाले क्रिएचर का वेट इतना ज्यादा होता है कि वो उसे उठा ही नहीं पा रहे थे। अंत में जाकर कैप्टन और बाकी लोगों को हार ही माननी पड़ी। अब रस्सी खींचते समय सीओ के एक फ्रेंड का हाथ उसके अंदर फंस जाता है, जिससे कि वो काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो गया था और उससे ब्लीडिंग भी होने लगी। तभी सीओ ने नोटिस किया कि शिप के चारों तरफ छोटे छोटे फंगस टाइप के लिक्विड बढ़ते जा रहे हैं। उसने ये बात फिलहाल के लिए बाकी टीम मेंबर्स को बताई नहीं थी। यहाँ शिप पर मौजूद पूरे टीम मेंबर्स काफी ज्यादा डरने लगे थे, क्योंकि उस टेंटिकल वाले मॉन्स्टर की वजह से उनकी शिप आगे नहीं बढ़ रही थी और वो इस रेस्ट्रिक्टेड जोन से बाहर भी नहीं निकल पा रहे होते। धीरे धीरे उनके पास खाने पीने की भी चीजें खत्म होने वाली थी। वो तो कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहे थे जिससे कि वो अपने लिए रेस्क्यू टीम बुला सके। उन सभी को जल्द से जल्द अपनी प्रोटेक्शन का इंतजाम करना होगा, नहीं तो सभी लोग यहीं पर मारे जाएंगे। अब चारों तरफ देखते समय उन सभी को एक दूसरी शिप दिखाई देती है जो उन सभी की मदद कर सकती थी। सीओ और उसके साथ मौजूद सभी लोग अब अपनी छोटी सी बोट को लेकर उस बड़ी सी शिप के पास जाने लगे थे जो उनकी कुछ मदद कर सके, लेकिन उस बड़ी सी शिप के अंदर जाते ही पता चला कि वहां पर तो कोई भी मौजूद ही नहीं है। साथ ही साथ शिप की कम्युनिकेशन और रेडियो सिग्नल्स भी एकदम से खराब हो चुके थे। किसी को नहीं समझता कि आखिर इतनी बड़ी बोट के अंदर मौजूद सभी लोग कहां चले गए। लेकिन जैसे ही अपनी छानबीन जारी रखते हुए कैप्टन और सीईओ उस शिप के बेसमेंट में जाते हैं तो उन्हें कई सारे लोगों की डेड बॉडीज दिखाई दी और इन लोगों की आंखें पता नहीं क्यों गायब हुई होती हैं, यानी कि कोई अनजान चीज ने इन सभी की आंखें बाहर निकाल दी थी। सीईओ ये सारी खतरनाक चीजें देखकर काफी ज्यादा डर गई। तब जाकर कैप्टन उसे समझाता है कि शायद इन लोगों को सी फीवर हो चुका था। सीईओ को तो सी फीवर के बारे में कुछ भी नहीं पता होता और कैप्टन उसे बताता भी नहीं, लेकिन कैप्टन ने सीईओ को कह दिया कि तुम इन डेड बॉडीज के बारे में बाकी लोगों को मत बताओ, क्योंकि इससे बाकी मेंबर्स काफी ज्यादा डर सकते हैं। सीईओ को ये बात ठीक लगी, इसीलिए वो अपने बाकी मेंबर्स के पास चली जाती है। अब एक अच्छी बात पता चली कि उस टेंटिकल वाले क्रिएचर ने उनकी छोटी वाली बोट को छोड़ दिया है, जिससे कि वो लोग अब वापस जा सकते हैं। सारे मेंबर्स काफी ज्यादा खुश हो गए और वो अपनी शिप में आकर वापस जाने के बजाय उस रेस्ट्रिक्टेड जोन के और भी ज्यादा अंदर जाने लगे थे, क्योंकि सभी को पानी में रहने वाले अलग अलग टाइप के क्रिएचर्स को एक्सप्लोर जो करना था वो लगातार रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर चले ही जाते जा रहे थे। कैप्टन तो अपनी वाइफ फ्रेया को कह रहा था कि हमें जल्द से जल्द नेट डालकर पानी में से मछलियों को पकड़ना चाहिए, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्टेड जोन है और यहाँ पर कोई नहीं आता जाता, तो इस जोन के अंदर कई सारी मछलियां मौजूद हो सकती हैं। लेकिन फ्रेया कह रही थी कि ये सारी चीजें खतरनाक हो सकती हैं, क्योंकि पानी में जरा सी भी हलचल उस टेंटिकल वाले क्रिएचर को हमारी तरफ अट्रैक्ट कर सकती थी और मैं नहीं चाहती कि वो क्रिएचर हमारी बोट को नुकसान पहुंचाए। लेकिन अब कैप्टन फ्रेया को समझाने लगा कि अगर हम मछली पकड़कर उन्हें नहीं बेचेंगे तो हमें बिल्कुल भी पैसे नहीं मिलेंगे, और इस वक्त उनकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब थी, इसीलिए उन्हें पैसों की सख्त जरूरत होती है। फ्रेया भी इस बात से रेडी हो
हो गई और अपने हस्बैंड की मदद से पानी में नेट फेंक कर बहुत सारी मछलियों को एक साथ पकड़ने लगी। उनका टारगेट था जितना हो सके उतनी मछलियों को जमा करना और उन्हें मार्केट में जाकर बेच देना। इसी तरीके से उन दोनों ने अपना पूरा दिन मछलियां पकड़ने में लगा दी। यहाँ सीईओ का फ्रेंड जिसका नाम केविन होता है वो लगातार उससे बातें करते जा रहा था। हालांकि वो सभी लोग साथ में डिनर भी करते हैं, लेकिन केविन को अचानक अपनी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब लगने लगी। वो अपने बॉडी के अंदर काफी ज्यादा हीट फील कर रहा था, इसीलिए वो पानी के अंदर कूदने की जिद करने लगता है। हालांकि सीईओ और बाकी लोग केविन को ये करने से रोक रहे थे, क्योंकि समुद्र में रात के समय इस तरीके से कूदना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अब केविन को किसी भी तरीके से एक जगह पर बिठाया जाता है, जिसके हाथ पर रस्सी खींचते समय बहुत ही ज्यादा चोट लग गई थी, लेकिन केविन किसी को भी अपना कटा हुआ हाथ दिखाता ही नहीं। अब अचानक केविन की आंखों में बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगा। वो तो इतने सारी चीजों को एक साथ सहन ही नहीं कर पा रहा था। तभी सीईओ ने केविन की आंखों में कुछ हिलता हुआ देखा, पर जब कैप्टन केविन की आंखों को देखते हैं तब उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता और वो सोचने लगे कि ये सारी चीजें सिर्फ थकावट की वजह से हो सकती हैं। अगर केविन रेस्ट करेगा तो वो ठीक हो जाएगा। सारी चीजें नॉर्मल होने के बाद उनकी टीम का एक इंजीनियर शावर लेने के लिए अंदर चला जाता है, पर अब अचानक केविन की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी और वो पानी से अपना मुंह धोने चला जाता है। देखते ही देखते केविन की आंखें अपने आप ही चेंज होने लग जाती हैं, जो अगले ही मोमेंट में लाल होकर ब्लास्ट हो जाती हैं। केविन को तो इन सारी चीजों से इतना ज्यादा दर्द हुआ कि वो वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। सीईओ जब केविन की बॉडी चेक करती है तब उसे सारी चीजें समझ में आ गई। उसे इस बात का रियलाइजेशन हो जाता है कि जो छोटे छोटे स्लाइमी मटेरियल्स उनके बोट पर मौजूद थे वो दरअसल पैरासाइट हैं, और अब ये पैरासाइट पानी के अंदर भी मिल चुके हैं। यानी कि जो इंसान पानी के कांटेक्ट में आएगा वो पैरासाइट उनकी बॉडी में घुसकर उनकी आंखें फोड़ देते थे। केविन तो अब बहुत ही बुरी तरीके से मर चुका था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनका एक और इंजीनियर शावर लेने गया है तब वो तुरंत ही उसे वहां से बाहर निकालने चले गए। लेकिन शायद तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है, क्योंकि वो पैरासाइट भी अब उस इंजीनियर की बॉडी में घुस चुका है। पैरासाइट ने इंजीनियर की बॉडी पर भी काफी ज्यादा डैमेज दिए और उसे बहुत ही ज्यादा बीमार कर दिया। अब उसका ट्रीटमेंट तो चालू हो चुका था, लेकिन बाकी सभी लोग वाटर फिल्टर की तरफ ध्यान देने लगे कि आखिरकार ये सारे पैरासाइट हमारे बोट के अंदर ना आ जाएं। चेक करने पर पता चला कि इन सारे पैरासाइट्स ने हमारे फिल्टरेशन टेक्निक को पूरा बेकार कर दिया है और अब शायद इनसे बचने का कोई रास्ता ही नहीं था। सभी लोग काफी ज्यादा डर चुके थे, क्योंकि अब वो सब रेस्ट्रिक्टेड जोन के काफी अंदर आ चुके हैं और यहाँ से बाहर जाना लगभग नामुमकिन था। फिलहाल के लिए वो सभी लोग इंसानियत के तौर पर मरे हुए केविन का फ्यूनरल कर रहे थे। सभी की आंखों में आंसू तो दिख रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं वो सब डरे हुए भी थे। सीईओ तो अब कैसे भी करके उस स्लाइमी मटेरियल का थोड़ा सा पार्ट ले लेती है, जिसे कि वो माइक्रोस्कोप से देखने लगी थी। सीईओ जब जूम करके उन सारे पैरासाइट्स को देख रही थी तब उसे पता चलता है कि ये सारी चीजें व्हेल द्वारा निकाले गए वेस्ट मटेरियल से बन रही हैं। वो तो पूरा ट्राई कर रही थी कि इन इन्फेक्शन करने वाले पैरासाइट को किसी भी तरीके से खत्म किया जा सके। उसने कैप्टन के साथ मिलकर हर तरकीब लगा ली, लेकिन पैरासाइट तो मरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन फिर उसे याद आया कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के झटके दें तो कोई भी वायरस हमारे पास नहीं आएगा। इसीलिए वो फ्रेया और कैप्टन से जाकर बात करने लगी कि हमें अपने पूरे शिप के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिसिटी करंट का वायर डालनी होगी, जिससे कि कोई भी पैरासाइट हमारे बोट में ना आए। हालांकि फ्रेया शुरुआत में इन सारी चीजों के लिए मना करती है, क्योंकि ये शिप बहुत ही ज्यादा महंगी है और इससे इलेक्ट्रिसिटी के सामान खराब हो सकते हैं। लेकिन अब किसी के पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए सीईओ के प्लान को कंटिन्यू किया जाता है। उन्होंने शिप के चारों तरफ इलेक्ट्रिसिटी के करंट वाले वायर लगा दिए, जिससे कि पैरासाइट अंदर ना आ सके। लेकिन फिर भी सीईओ श्योर नहीं थी कि वो सब सुरक्षित हैं। वहीं अब हमें उस दूसरे इंजीनियर को दिखाया जाता है, जिसकी हालत पहले से काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो तो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। टीम में मौजूद एक बूढ़ी औरत उस इंजीनियर का ख्याल रखती है, लेकिन अगले ही दिन वो अपना दम तोड़ चुका था। यानी कि उनका एक और टीम मेंबर मारा जाता है। कैप्टन उसका भी फ्यूनरल करके आगे बढ़ने का डिसीजन लेते हैं और अब वो पानी में बिल्कुल नहीं रहने वाले। कैप्टन ने कह दिया था कि हम किसी भी तरीके से किनारे पर पहुंच के यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन सीईओ का मानना था कि अगर हमारे शिप पर थोड़ी भी पैरासाइट मौजूद होंगे तो किनारे पर पहुंचने के बाद ये बाकी नॉर्मल लोगों को भी हो सकते हैं, जो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक खतरा बन सकता था। पर कैप्टन और फ्रेया फिलहाल के लिए अपनी जान काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं, इसीलिए उन्होंने सीईओ की इस बात को मना कर दिया और सीधा किनारे की तरफ बढ़ने लगे। सीईओ किसी भी तरीके से पूरी इंसानियत को खतरे में नहीं डालना चाहती थी, इसीलिए वो बिना किसी से पूछे एक बड़ी सी रस्सी को लेकर शिप के प्रोपेलर्स में डाल देती है, जिससे कि शिप तुरंत ही वहीं पर रुक गई थी। और अब सभी लोग सीईओ की इस हरकत से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहे थे, क्योंकि अब तो उनके शिप के प्रोपेलर्स खराब हो चुके हैं और अब वो आगे नहीं बढ़ सकते। टीम में मौजूद उस बूढ़ी औरत ने तो तुरंत ही सीईओ को पंच मारना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि अब उसकी गलती की वजह से वो पूरी तरीके से यहीं फंसे रह जाएंगे। पर
पर अब कोई और ऑप्शन ना होने के बाद सभी ने डिसीजन लिया कि वो इसी बोट पर रहेंगे, क्योंकि किनारे पर जाने के बाद पैरासाइट बढ़ सकता था। सबसे पहले सीईओ फ्रेया की मदद से सभी को चेक करने लगी कि वो इन्फेक्टेड हैं कि नहीं। सभी की आंखें बड़े गौर से चेक की जा रही थी कि उनके बॉडी में कोई पैरासाइट मौजूद भी है कि नहीं। अच्छी बात तो ये होती है कि उन सभी में से कोई भी इन्फेक्टेड नहीं होता, लेकिन कैप्टन पता नहीं क्यों अपने आप को चेक करने से दूर रख रहा था। कैप्टन बहुत ही ज्यादा डर रहा होता है कि अगर वो इन्फेक्टेड हो गया तब उसे अपनी वाइफ को छोड़कर मरना होगा। इसीलिए अब फ्रेया ही किसी भी तरीके से कैप्टन की आंखों को चेक करती है। थोड़ी देर में वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई, क्योंकि अब कैप्टन भी इन्फेक्टेड हो चुका था। कैप्टन इस बात से बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। उसने बाकी लोगों को भी इस जोन के बारे में बता दिया था कि अभी भी हमारी शिप उस रेस्ट्रिक्टेड जोन में मौजूद है, और मैंने और मेरी वाइफ ने ये सारी चीजें इसीलिए परफॉर्म की क्योंकि हम सब मछलियां पकड़कर अमीर होना चाहते थे। पर अब तो कैप्टन के पास ज्यादा वक्त ही नहीं बचा है। शियो तो अब शिप के ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस बूढ़ी औरत ने शियो के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया। वो ये सारी चीजों की जड़ शियो को मानती थी और उसे जान से मारना चाहती थी, बट शियो उस बूढ़ी औरत से किसी भी तरीके से पीछा छुड़ाती है और उसे नीचे गिरा देती है। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद उस बूढ़ी औरत को काफी ज्यादा चोट लगी और वो वहीं पर बेहोश हो गई। वहीं अब हमें कैप्टन और उसकी वाइफ फ्रेया को दिखाया गया, जो काफी ज्यादा उदास बैठे थे, क्योंकि अब कैप्टन काफी ज्यादा इन्फेक्टेड हो चुके थे और उनके पास जिंदा रहने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा होता। यानी कि वो दोनों एक साथ मिलकर अपने आखिरी मोमेंट शेयर कर रहे होते हैं। थोड़ी देर के अंदर ही कैप्टन की हालत खराब हो गई और वो भी मर चुके थे। फ्रेया इस बात से बहुत ही ज्यादा दुखी होकर बाहर आ जाती है, पर अब उसने डिसीजन ले लिया कि वो किसी भी तरीके से छोटी बोट को लेकर किनारे की तरफ चली जाएगी। हालांकि सीईओ और एमिड उसे समझा रहे थे कि तुम इस तरीके से किनारे पर नहीं जा सकती, क्योंकि ये पैरासाइट फैलने का खतरा जो हो सकता है। लेकिन फ्रेया किसी की नहीं सुनने वाली होती। वो छोटी सी बोट लेकर शिप से कहीं दूर चली जाती है। यानी कि अब शिप पर सिर्फ सीईओ और एमिड ही बचे हुए थे। उन दोनों ने बहुत ज्यादा सोचने के बाद डिसाइड किया कि वो इस तरीके से पैरासाइट को खत्म किए बिना नहीं जाएंगे। दोनों जल्द से जल्द शिप के बेसमेंट में चले जाते हैं, जहां पर वाटर टैंक मौजूद था, क्योंकि यही एक रास्ता होता है जहां से पानी अंदर आ सकता था। जैसे ही दोनों ने मिलकर वाटर टैंक का टनल ओपन किया, तभी उन्हें पता चला कि वेल्स के वो वेस्ट मटेरियल जो कि पैरासाइट बन चुके थे, वो अब काफी बड़े और खतरनाक हो जाते हैं। उन्होंने तो अपने बड़े बड़े टेंटिकल निकालकर हमला करना भी स्टार्ट कर दिया, लेकिन थोड़ी देर में ही वो वापस पानी के अंदर चले जाते हैं। सीईओ और एमिड नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर ये टेंटिकल वाले क्रिएचर्स अंदर कैसे घुसे। यानी कि इन्होंने शिप के निचले वाले हिस्से में छेद कर दिया है, जिससे कि वो अंदर आ गए, और अब शायद उनकी शिप भी धीरे धीरे पानी में डूबती चली जाएगी। यानी कि उनके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। दोनों ने जल्द से जल्द लाइव बोट के अंदर बैठकर पूरी शिप को आग लगा दी थी। उन्हें किसी भी तरीके से रेस्क्यू टीम वालों को ढूंढना होगा जो उन्हें बचा ले। लेकिन अब लाइव बोट पर जाते समय अचानक एमिड पानी में गिर जाता है। एमिड को अच्छे से तैरना नहीं आता था, इसीलिए वो पानी के अंदर डूबता ही जा रहा होता है। इसीलिए अब सीईओ उसे बचाने के लिए खुद ही पानी के अंदर चली गई। सीईओ एमिड को ऊपर अच्छी तरीके से लेकर आ तो जाती है, लेकिन रास्ते में उसी खतरनाक टेंटिकल वाले क्रिएचर ने सीईओ के हाथ पर काट लिया था। पर अब दुख की बात ये थी कि सीईओ भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी। एमिड और सीईओ एक दूसरे को पकड़कर काफी ज्यादा रोने लग जाते हैं, क्योंकि दोनों को ही रियलाइज हो गया था कि सीईओ इन्फेक्टेड है और उसे अब मरना ही होगा। सीईओ एमिड को आखिरी बार अलविदा कहकर पानी के अंदर उस क्रिएचर के पास ही चली गई थी। एमिड उस मोमेंट पर बहुत ही ज्यादा रोते रहता है। ठीक एमिड के सामने एक रेस्क्यू टीम आ चुकी थी जो उसे बचाने आई होती है, और इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।